5 पहली ही मुलाकात में चढ़ा प्यार का बुखार। माही ने जैसे ही सामने देखा तो वो अभिमन्यु को देखकर थर-थर कांपने लगी। जब अभिमन्यु ने आकर उसे बालों से कसकर पकड़ा और जबरदस्ती घर के भीतर ले आया। उसे माही के साथ ऐसा करते देखकर ज्योति जी जल्दी से उसके पास आईं और माहिरा को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अभिमन्यु ने उन्हें हाथ दिखाकर बीच में आने से रोक दिया। ज्योति जी आज एक बार फिर से अभिमन्यु को समझाने में नाकामयाब रही थीं। वैसे अभिमन्यु काफ़ी शांत स्वभाव का था, लेकिन जब कोई उसे सामने से आकर छेड़ देता था तो अभिमन्यु का दिमाग ठीक ऐसे ही सनक जाता था जैसे उसके पिता चिराग मेहरा का। ज्योति जी लाचार नज़रों से अभिमन्यु को माहिरा को घसीटकर उसके कमरे में ले जाते हुए देख रही थीं, लेकिन उनमें अब अपने बेटे से उलझने की ताकत नहीं बची थी। अभिमन्यु माहिरा को लेकर बेसमेंट में बने एक कमरे में आया और उसे किसी सामान की तरह सीढ़ियों से जमीन पर फेंकते हुए उसने कहा, अब तक केवल मैंने सुना था, लेकिन आज मैंने देख भी लिया। एसीपी खन्ना की कुत्ते की दुम हमेशा टेई की टेई रहती है। अब के बाद अगर तुमने यहाँ से एक कदम भी बाहर निकाला ना तो भगवान कसम तुम अपने घर पैरों पर चलकर नहीं बल्कि प्लास्टिक की थैलियों में पैक होकर जाओगी। अभिमन्यु के वहां से जाने के बाद माहिरा वहीं जमीन पर पड़े पड़े सिसक सिसक कर रोने लगी तो अभिमन्यु ने बेसमेंट का ताला लगाते हुए कहा, थोड़ा जोर से रोना प्लीज, तुम्हारा रोना सुनकर क्या बताऊं मेरे दिल को कितनी तसल्ली मिलती है। अभिमन्यु वापस मुड़कर जैसे ही अपने कमरे में जाने को हुआ कि ज्योति ने आकर उसका रास्ता रोकते हुए कहा, अबे बेटा उसके साथ इतनी बेरहमी से पेश आना जरूरी है क्या। ये सुनकर अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरी आशी और उसके साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए हाँ, मेरा ये करना बहुत जरूरी है। उसके बाद अभिमन्यु वहां एक मिनट भी नहीं रुका और ज्योति जी लाचार से अपनी जगह पर खड़ी उसे जाते हुए देखती रह गई। वो जानती थी कि अभिमन्यु बेशक से बहुत शांत और रिजर्व रहने वाला इंसान था और इसीलिए आज तक कोई भी उसकी गहराई को नहीं आंक पाया था। लेकिन जिस दिन अनिशिया उसकी जिंदगी में आई तो उसके बाद अभिमन्यु पूरी तरह से बदल गया था। अनिशिया, जिससे अभिमन्यु पहली बार एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान मिला था। बस ना जाने कैसी कशिश थी अनिशिया में कि अभिमन्यु पहली मुलाकात में ही उसकी तरफ आकर्षित होने लगा था। उसने अनिशिया को हर पल अपनी आंखों के सामने रखने के लिए मेहरा एंटरप्राइजेज भी ज्वाइन कराने का सोचा, लेकिन अनिशिया तो एक जर्नलिस्ट थी, इसलिए अभिमन्यु के लिए ये सब इतना भी आसान नहीं होने वाला था। क्योंकि चाहे वो इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान भी क्यों ना बन जाता, लेकिन फिर भी उसमें अपने पिता या दादा की इजाज़त के बिना कोई भी फैसला लेने की हिम्मत नहीं थी, या फिर वो खुद से कोई भी बड़ा डिसीजन लेकर खुद को उन दोनों से ज़्यादा सुपीरियर साबित नहीं करना चाहता था। और इसीलिए पूरे देश में मेहरा परिवार इतना बड़ा नाम ना सिर्फ उनके बड़े बिजनेस के कारण था, बल्कि उनके बच्चों के संस्कारों की दाद भी पूरी दुनिया दिया करती थी। अभिमन्यु के सामने बेशक उन दोनों ने ही बस यही कहा था कि अनिशिया के प्रोफेशन का उनकी कंपनी और वहां होने वाले कामों से कोई लेना देना था, लेकिन असल बात तो ये थी कि वो हमेशा से ही अपने फैमिली फ्रेंड खन्ना परिवार की बेटियों को ही अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। लेकिन उन्होंने अभिमन्यु के सामने खुलकर इस बात को कभी जाहिर नहीं किया था। लेकिन ना जाने उस पहली मुलाकात में क्या ही जादू था कि अभिमन्यु किसी सड़क छाप रोमियो की तरह अनिशिया के घर के बाहर रात रात भर खड़ा रहता और उसकी एक झलक पाने के लिए गली के आवारा मजनू जैसी हरकतें भी करता रहता। उसकी इन हरकतों से परेशान होकर जब अनिशिया के पिता मिस्टर अशोक बत्रा को उसकी इस हरकत के बारे में पता चला तो उन्होंने पहले तो अभिमन्यु के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दी थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये एक नामी बिजनेसमैन है और अनिशिया के पीछे पागल है तो मिस्टर बत्रा के तो होश ही गुम हो गए। अनिशिया, जो कि उस कॉन्फ्रेंस के बाद से लगातार कुछ समय के लिए बंगलौर में थी, जब वापस आई तो उसे अपने इस दीवाने के बारे में पता लगा। पहले तो वो गहरे शौक में चली गई थी, क्योंकि उसने तो उस कॉन्फ्रेंस में अभिमन्यु का एक छोटा सा इंटरव्यू लिया था। उसे कहाँ इस बारे में पता था कि अभिमन्यु इस कदर उसका दीवाना हो जाएगा। लेकिन अनिशिया को ये जानकर कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि जैसा उसे अभिमन्यु समझता था वैसी तो वो बिल्कुल भी नहीं थी। दी ग्रेट साइंटिस्ट एंड बिजनेसमैन अभिमन्यु मेहरा को अनिशिया के खूबसूरत चेहरे से ही तो प्यार हुआ था, लेकिन उस चेहरे के पीछे की असलियत क्या थी ये बस अनिशिया ही जानती थी। एक दिन अनिशिया जब घर लौटी तो काफ़ी समय बाद अभिमन्यु को एक बार फिर से उसका दीदार हुआ और वो ना चाहते हुए भी उसे देखकर पागलों की तरह मुस्कुराने लगा। लेकिन अनिशिया ने उसे कोई रिएक्शन नहीं दिया और बुरा सा मुंह बनाते हुए वहां से चली गई। पहले तो एक पल के लिए अभिमन्यु को उसकी इस हरकत का बहुत बुरा लगा, लेकिन उसमें कहीं पढ़ रखा था कि खूबसूरत लड़कियां भाव बहुत खाती हैं, क्योंकि इसी में उनकी शान भी होती है। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद तो ये रोज का काम बन गया था। शाम को काम खत्म करने के बाद अभिमन्यु अपने घर ना जाकर अनिशिया के घर के बाहर अपनी हाजिरी लगाने पहुंच जाया करता और देर रात तक वहीं खड़ा रहता, अपनी ओढ़ी से पीठ टिकाए, हाथ में जलती सिगरेट लिए एकटक अनिशिया की खिड़की की तरफ देखता रहता। धीरे धीरे उस मोहल्ले के लोगों ने भी अभिमन्यु की इन हरकतों को नोटिस करना शुरू कर दिया था। जब 3-4 दिन बीत गए तो वो लोग एक झुंड बनाकर मिस्टर अशोक बत्रा से मिलने पहुंच गए। मिस्टर बत्रा भी तो यही चाहते थे कि मोहल्ले के लोग इस तरह अभिमन्यु की कंप्लेन लेकर उनके पास आए, ताकि इसी दबाव में ही सही पर उनकी पागल बेटी जाकर एक बार कम से कम उससे बात तो करे। जब मोहल्ले भर के लोगों को इस तरह अपने पापा से सवाल जवाब करते हुए अनिशिया ने देखा तो वो सह नहीं पाए और तुरंत घर से बाहर निकल गई।
अनिशिया ने जाते ही अभिमन्यु के दोनों कंधों पर हाथ मारा और उसे थोड़ा पीछे धकेलते हुए कहा, हे लिशन मिस्टर, आखिर तुम चाहते क्या हो? अभिमन्यु को अनिशिया का इस तरह खुद को छूना बहुत गुदगुदा गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस तुम्हें चाहता हूँ। उसके मुंह से ये सब सुनकर अनिशिया एक पल के लिए सकते में आ गई और उसके दिल को कहीं ना कहीं उसकी ये बात छू भी गई, लेकिन जैसे ही उसे अपना सच याद आया उसके चेहरे पर आए नरमी के भाव एक पल में ही कहीं गायब हो गए और अनिशिया ने सख्त होकर कहा, अगर तुम मुझे चाहते भी हो तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। इसलिए बेहतर होगा कि तुम अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। उद्धरण चिन्ह। लेकिन इसमें प्रॉब्लम जैसा भी है ही क्या? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि जिस देश की सारी लड़कियां एक हसीन नौजवान पर मरती हैं वो हसीन नौजवान तुम्हें पसंद करने लगा। अभिमन्यु ने कहा। तो ये सुनकर अनिशिया ने हंसते हुए कहा, हसीन नौजवान मुझे पसंद करता है और तुम चाहते हो कि इस बात के लिए मैं खुश हो जाऊं? तो सुनो मिस्टर हसीन नौजवान, ये कोई चैंपियनशिप चल रही है क्या जिसकी जीत की मैं खुशी मनाऊं? अरे तुम जैसे इंसान की नज़र भी मुझ पर पड़ी है तो मेरे लिए इससे ज़्यादा शर्म की तो कोई और बात हो ही नहीं सकती। तुम जैसा लड़का जिसने ना जाने कितनी जी लड़कियों को कपड़े की तरह यूज़ किया होगा वो किसी को पसंद करे तो ये उस लड़की के लिए कोई खुश होने की बात नहीं बल्कि उसे तो डूब मरना चाहिए। नहीं है और ना ही थी। अभिमन्यु ने तुरंत अनिशिया के सर पर हाथ रखते हुए कहा। तो अनिशिया चौंक गई और तुरंत अभिमन्यु का हाथ हटाते हुए पूछा, क्या नहीं है? अभिमन्यु ने भी अपना हाथ जल्दी से हटा लिया और साफ साफ लहजे में उसने कहा, लड़कियां? वो तुमने अभी अभी कहा ना कि ना जाने मैंने कितनी लड़कियों को कपड़ों की तरह यूज़ किया होगा, तो मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ कि मेरी लाइफ में तुमसे पहले कोई भी लड़की नहीं थी और ना ही तुम्हारे बाद कोई होगी। अगर तुम चाहो तो मैं अभी के अभी तुम्हारी बात अपनी मम्मी से करवा कर सब कन्फर्म करवा सकता हूँ। भला किस लड़की को ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि कोई लड़का उसे पहली ही मुलाकात के बाद अपनी माँ से मिलवाने के लिए, बात कराने के लिए राजी हो जाए? ऐसा तो बस तभी हो सकता है जब उस लड़के के दिल में लड़की के लिए बहुत ही पवित्र भावनाएं हों। अनिशिया भी कहाँ अभिमन्यु की बातों से अछूती रही थी। उसके गाल भी लाल हो गए थे अभिमन्यु की इस तरह की प्यारी और मासूम बातें सुनकर। लेकिन अगले ही पल अनिशिया को अपनी हकीकत याद आ गई और उसने अपना दिल कड़ा करते हुए कहा, आई थिंक मिस्टर मेहरा के कानों में कुछ खराबी है जिस कारण उन्हें किसी की पूरी बात सुनाई नहीं दी। उद्धरण चिन्ह। अच्छा कोई बात रह गई क्या आशी? सॉरी माफ़ कर देना मुझे, अच्छा बताओ क्या रह गया? अभिमन्यु ने पूछा। अनिशिया को अब और भी ज़्यादा बुरा लगने लगा था। उसने अभिमन्यु को पीछे धकेलते हुए कहा, खबरदार दोबारा मुझे आशी बुलाया तो। इस नाम से केवल मुझे मेरा परिवार बुलाता है और आप मेरे कुछ भी नहीं लगते। अनिशिया की आंखों में ना जाने क्यों लेकिन आंसू आ गए थे और अभिमन्यु की कॉलर पकड़ते हुए उसने कहा, अगर तुम दोबारा यहाँ आसपास नजर आए ना तो मैं सचमुच कहीं जाकर डूब मारूंगी, समझ गए ना? ये सुनकर अभिमन्यु को अनिशिया पर गुस्सा आ गया। इस लड़की के लिए जिंदगी इतनी ज़्यादा सस्ती थी क्या जो ये इतनी आसानी से ये मरने वाली बात बोल गई? उसने अनिशिया की तरफ बिना देखे कहा, जिंदगी हर किसी को इतनी आसानी से नहीं मिलती मिस बत्रा, आइंदा ऐसी बातें ना कीजिएगा। अगर आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा तो ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन दोबारा ऐसी बातें मत कीजिएगा। अनिशिया बार बार अभिमन्यु की इंसल्ट करते हुए उसे इग्नोर कर रही थी और हर बार अभिमन्यु के प्यार भरे शब्द उसके दिल को छू जा रहे थे। अब जैसे ही अभिमन्यु पलटकर वहां से जा ही रहा था, अनिशिया की आंखें बुरी तरह से भर चुकी थी और उसका गला भी रूंध गया था, लेकिन उसने किसी तरह खुद को संभाला और अभिमन्यु से अपनी आखिरी बात कही, अगर आप चाहते हैं ना मिस्टर मेहरा कि मैं ऐसी बातें ना करूं तो प्लीज़ दोबारा यहाँ मत आइएगा, और अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं सचमुच खुद को कुछ कर लूंगी। ये सुनने के बाद तो अभिमन्यु का मन उसे एक चपत लगाने का कर रहा था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता था। उसके बाद वो 1 मिनट के लिए भी वहां नहीं रुका और तुरंत अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल गया। अभिमन्यु के जाने के बाद अनिशिया को अपनी बेबसी और अपनी कमी पर बहुत ज़्यादा रोना आ गया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। स्कूल टाइम से ही जब अनिशिया अपनी सहेलियों के मुंह से उनके पीरियड्स के बारे में सुनती थी तो उसे बहुत हैरानी होती थी कि सब तो कहते हैं पीरियड्स हर लड़की को होते हैं, तो फिर उसे क्यों नहीं? जब उसके स्कूल से कहीं बाहर टूर जाता है तो वो क्यों नहीं जा पाती? आखिर क्या वजह होती है कि उसके माँ बाप उसे जाने की परमिशन क्यों नहीं देते? अनिशिया ने कई बार इस बारे में अपनी माँ से पूछा, लेकिन उन्होंने कभी भी उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया और पूछने पर हर बार उनका एक ही जवाब होता कि ऐसा तो होता रहता है, कुछ लड़कियों को पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं और कुछ को देरी से, तो तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाओ। ये सुनने के बाद अनिशिया को तसल्ली नहीं मिली थी और इस बारे में उसने ऑनलाइन सर्च करना भी शुरू कर दिया था। पहले तो पहल तो उसे कुछ एग्जैक्ट पता नहीं चला, लेकिन जिस दिन उसका सच उसी के सामने आया तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। तारांकन जारी। क्या अभिमन्यु बना पाएगा अनिशिया के दिल में जगह? और ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण अनिशिया ठुकरा रही है बार बार अभिमन्यु का प्यार? जानने के लिए पते रहिए कहानी के आने वाले भाग सिर्फ और सिर्फ माय डेविल लवर में। च6 अतीत के पन्ने। फिर एक दिन वो भी आ गया जब अनिशिया के सामने सच आ ही गया।
उस दिन वो अपनी माँ पवित्रा के साथ स्कूल गई थी और लौटते समय ही पवित्रा जी की स्कूटी एक ट्रक की चपेट में आ गई। अनिशिया के स्कूल में भी जल्द ही इस बारे में सबको पता चला गया और पूरा स्कूल उसकी माँ की अंतिम यात्रा में भी शामिल हुआ था। अनिशिया और उसकी छोटी बहन तन्वी का तो रो रो कर बुरा हाल था। मासूम अनिशिया एकटक अपनी माँ को कफन में लिपटे हुए देख रही थी। जल्द ही उसकी माँ उस घर से विदा हो गई और उनका शरीर मिट्टी में मिल गया। शाम के समय जब घर में सभी लोग शोक सभा में बैठे हुए थे, ठीक उसी समय अचानक से ही अशोक जी की माँ यानी कि अनिशिया की दादी उसके पास गई और उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए घर से बाहर ले जाने लगी। बेचारी अनिशिया को तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। वो बस रोते हुए अपनी मासूम सी आवाज़ में रोते हुए अपनी दादी से खुद को छोड़ देने के लिए कहने लगी। लेकिन उसकी दादी ने एक बार भी उसकी बात नहीं सुनी और ले जाकर घर से बाहर फेंक दिया। इस तरह धकेले जाने के कारण अनिशिया के हाथों में खरोंचें लग गई थी और उनसे हल्का सा खून भी रिसने लगा था। अनिशिया के चाचा ने अपनी माँ को रोकते हुए कहा, माँ आप ये सब क्या कर रही हैं आशी के साथ। उसकी दादी ने उसके चाचा को डांटते हुए कहा, खबरदार आज कोई भी बीच में नहीं आएगा। जिस दिन ये पैदा हुई थी ना, इसे उसी दिन मार दिया होता तो ज़्यादा अच्छा होता। कम से कम आज मेरे अशोक का इकलौता बेटा जिंदा तो होता। ये तो है ही मनहूस, एक तो पैदा होने से कुछ देर पहले अपने ही बड़े भाई को खा गई और पैदा हुई भी तो आधी औरत आधी आदमी। अगर उस दिन पवित्रा ने खुद को जान से मारने की कोशिश ना की होती ना तो मैं तो इसे तभी खत्म कर देती जैसे इसके साथ पैदा हुई उस दूसरी किन्न बच्ची को कर दिया था। किन्न, ये शब्द अनिशिया के लिए ऐसा था मानो उसे किसी ने इस दुनिया की सबसे गंदी गाली दे दी हो। अनिशिया ने गुस्से में फुनकारते हुए कहा, दादी आप मुझे सब कुछ कहिए लेकिन दोबारा से मुझे किन्न मत बुलाइएगा, समझी ना आप। ये सुनकर अनिशिया की दादी ने ताली पीटते हुए कहा, वाह वाह, ये अच्छा है, अब मैं एक किन्न को किन्न ना बुलाऊं तो और क्या कहूं बताओ। अनिशिया दोबारा खुद के लिए किन्न शब्द सुनकर खुद को रोने से नहीं रोक पाए और कहा, दादी प्लीज़ चुप हो जाइए, प्लीज़ चुप हो जाइए। अनिशिया उस वक्त फूट फूट कर रो पड़ी थी और इसी कारण वहां आसपास काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे। नन्ही तन्वी भी भागकर अपनी दीदी के पास आ गई थी और अनिशिया की टांगों से लिपटकर अपनी दादी को आज पहली बार इतने भयानक रूप में देख रही थी। इतना शोर शराबा सुनकर अनिशिया के पापा भी जाग गए और उन्होंने जब अपने रूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो पता चला कि वो तो बाहर से लॉक है। अनिशिया की इस सच्चाई से केवल अनिशिया के माता पिता और उसकी दादी ही रूबरू थे, इसलिए जब बाकी के रिश्तेदारों ने ये सब सुना तो वो सभी हक्के बक्के रह गए और एक साथ अनिशिया की दादी से सवाल करने लगे। अनिशिया की चाची ने पूछा, माँ जब आपको इसकी सच्चाई पहले से ही पता थी तो आपने आज तक अपना मुंह क्यों नहीं खोला, क्यों चुप रही बताइए। इस पर अनिशिया की दादी ने कहा, अरे कैसे बताती मैं तुम लोगों को इस किन्न के बारे में। तब इसकी माँ इसके मोह में पागल थी और इसका बाप इसकी माँ के। तभी तो अपने पोते की मौत के बाद से लेकर आज तक मैं मुंह दबाए बैठी रही और अब जब एक बार फिर से मैं दादी बनने जा ही रही थी और मेरे अशोक का वंश चलाने वाला इस दुनिया में आने ही वाला था कि इसकी काली परछाई ने सब बर्बाद कर दिया और तो छोड़ो इसने तो इस बार अपनी माँ को भी खा लिया। अशोक जी के कानों में अपनी माँ की सारी बातें पहुंच रही थी और उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा तो उनकी बेटी अनिशिया सड़क के बीचों बीच कांपते हुए खड़ी थी और उसके पैरों से लिपटी हुई थी नन्ही तन्वी। सच कहें तो जब अशोक जी को ये पता चला था कि उनकी पत्नी पवित्रा ने 2 किन्न बच्चियों को जन्म दिया है तो वो भी अपना गुस्सा नहीं रोक पाए थे, क्योंकि उसी दिन उन दोनों के जन्म से चंद घंटे पहले ही उनके बड़े और इकलौते बेटे की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। इसलिए जब उनकी मां ने उनकी बड़ी बेटी को जान से मार दिया तो वो भी उन्हें रोकने नहीं गए, लेकिन अनिशिया के मामले में उनके नसीब ने साथ नहीं दिया और पवित्रा को सब पता चल गया। उसने उस दिन अपनी बच्ची को गोद में उठाकर उसे बचाने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा दी थी और इसलिए ही अशोक जी को भी हारकर उनका साथ देना ही पड़ा था। इस घर में अनिशिया को चाहने वाला उसकी मां के सिवाय आज तक कोई नहीं था। अशोक जी ने वैसे तो कभी अनिशिया को प्यार नहीं जताया, लेकिन वो उससे कभी नफरत भी नहीं कर पाए थे। उन्हें याद था, आज सुबह भी हॉस्पिटल में आखिरी सांस लेने से पहले उनकी पत्नी पवित्रा को अनिशिया का ही ख्याल था और इसलिए उसने अशोक जी से हमेशा अनिशिया को अपने पास रखने का और उसका ख्याल रखने का वादा लिया था। उसी वादे की लाज रखते हुए अशोक जी दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन उस दरवाजे को तो बाहर से जंजीर से बांध कर लॉक किया गया था तो वो इतनी आसानी से खुलने भी नहीं वाला था। वहीं बाहर सड़क पर अनिशिया की चाची जल्दी से दौड़कर अनिशिया के पास गई और तन्वी को खींचकर उससे अलग करते हुए कहा, तन्वी बेटा आप मेरे साथ आओ, वरना इस गंदी लड़की की परछाई से आपकी जिंदगी भी खराब हो जाएगी। अनिशिया अपनी चाची की पकड़ से तन्वी को आज़ाद कराना चाहती थी, लेकिन वो उनके कहे शब्दों से बिफर उठी। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि उसकी जो चाची कभी उसे अपनी बेटी कहते हुए ज़रा सा डांटने पर उसके लिए उसकी माँ पवित्रा से भी लड़ जाती थी, आज उसकी जुबान पर भी अनिशिया के लिए इस तरह के लफ्ज़ हो सकते हैं। उसकी चाची तन्वी को घर के अंदर ले गई और उसके बाद अपनी सास से कहा, माँ जी आपको इस किन्न का जो करना है जल्द से जल्द कीजिए, क्यों खामखां इसे यहाँ रोककर अपने ही परिवार का तमाशा बना रही हैं। इससे हमारे ही परिवार की बदनामी होगी और कुछ नहीं।
अनिशिया की दादी ने अपनी बहू को जवाब देते हुए कहा, उसकी टेंशन तुम मत लो बहू, मैंने किन्नर मंडली को फ़ोन कर दिया है, आती ही होगी इसे यहाँ से ले जाने के लिए। ये सुनकर अनिशिया का सफ़ेद चेहरा और भी ज़्यादा सफ़ेद पड़ गया और अशोक जी को तो ऐसा लगा मानो सब उनके हाथ से निकल गया हो। वो बिना कुछ सोचे समझे किकी के पास गए और पास ही रखे फ्लोवर वॉश से किकी का शीशा तोड़ते हुए बोले, खबरदार अगर किसी ने आशी को हाथ भी लगाया ना तो मैं अपनी गर्दन काट लूँगा। उनकी ये हरकत देखकर तो उनका पूरा परिवार ही सदमे में आ गया और वो सब अशोक जी को रोकने के लिए घर के अंदर दौड़े। जल्द ही अशोक जी के कमरे का दरवाज़ा खुल गया और उनकी माँ दौड़ते हुए रूम में आई और अशोक जी के सामने हाथ जोते हुए बोली, अशोक ये क्या कर रहा है तू बेटा? तू जानता है ना मैं ये सब हमारे घर की भलाई के लिए कर रही हूँ, तो फिर इस तरह की हरकत करने का क्या मतलब है? अशोक जी ने कांच अपनी गर्दन से नहीं हटाया और अपनी माँ से कहा, मैं बस अपनी पवित्रा को दिया वादा निभा रहा हूँ और आपसे भी यही उम्मीद है कि आप लोग भी मुझे नहीं रोकेंगे, और अगर आप में से किसी ने भी मेरी बेटी को किन्नर को देने की गलती की तो ध्यान रहे कल इस घर से एक अर्थी और निकलेगी। अशोक जी की बात सुनकर उनका पूरा परिवार सदमे में आ गया, लेकिन अब उन लोगों के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, तो अशोक जी को रोकने के लिए वो तुरंत ही अनिशिया को वापस घर के अंदर ले आए और लाकर अशोक जी को सौंप दिया। उसके तुरंत बाद ही अशोक जी ने खुद को अपनी दोनों बेटियों के साथ कमरे में कैद कर लिया, क्योंकि किन्नरों की टोली उनके आंगन में डेरा डाल चुकी थी। फिलहाल के लिए तो अशोक जी की मां ने इस मामले को किसी तरह से शांत कर लिया था, लेकिन ये अशोक जी के लिए एक संकेत था कि अब इसके बाद वो कभी भी अनिशिया को खो सकते हैं, और उन्होंने बिना देर किए सबसे छुपकर जो कुछ भी उनके हाथ लगा उसे लेकर अपनी दोनों बेटियों के साथ घर से भाग निकले। उस दिन के बाद से लेकर आज तक उन्होंने कभी अपने पैतृक घर हमीरपुर की तरफ नहीं देखा था, और अब दिल्ली ही उनका सब कुछ बन चुकी थी। अपनी पत्नी पवित्रा को दिए आखिरी वादे के रूप में ही सही, लेकिन अशोक जी ने पहली बार अनिशिया के दिल में जगह बना ली थी। बेशक इस इंसिडेंट ने अनिशिया से उसकी मासूमियत, उसका जीने का मकसद सब छीन लिया था, लेकिन उसे दो ऐसे रिश्ते दिए थे जिन पर उसे खुद से भी ज़्यादा भरोसा था। अपने काले अतीत को याद करते हुए अनिशिया काफ़ी देर तक यूं घर के बाहर बैठकर रोती रही, जब तक कि तन्वी ने आकर उसे संभाला नहीं और घर में ले नहीं ले गई। सबके जाने के बाद अशोक जी ने अकेले में अनिशिया को बहुत समझाया, लेकिन वो किसी की भी सुनने को तैयार नहीं थी, और इसी वजह से अशोक जी को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उनके मुताबिक तो अनिशिया को अभिमन्यु को बिना समय गंवाए हाँ कर देनी चाहिए थी। इससे अगर दूर भविष्य में कभी उनकी शादी होती और शादी होने के बाद अगर अभिमन्यु को सच पता चल भी गया तो भी वो दुनिया के सामने तो इस बात को कभी ला ही नहीं पाएगा, क्योंकि इससे तो सबसे ज़्यादा बदनामी उसी के परिवार की होगी, और ना चाहते हुए भी अगले कुछ सालों के लिए अनिशिया के साथ उसे रिश्ते में तो रहना ही पड़ेगा, और बाद में तो अशोक जी कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। तन्वी भी अपने पिता से पूरी तरह से सहमत थी, लेकिन अगर कोई सहमत नहीं था तो वो थी अनिशिया। उस दिन के बाद से अभिमन्यु ने अनिशिया से थोड़ी दूरी बना की थी। ऐसा नहीं था कि उसने अनिशिया के कहने भर से उसे प्यार करना छोड़ दिया, बल्कि अब उसने प्यार करने का एक दूसरा ही तरीका ही अपना लिया था, उसकी कॉलोनी का चौकीदार बनकर। ये बात तो खुद अभिमन्यु को भी नहीं समझ में आई कि आखिर ऐसा क्या था अनिशिया में कि उसे पहले ही दिन से उस लड़की के प्रति इतनी आसक्ति हो गई थी कि वो हर वो चीज़ किए ही जा रहा था जो उसके कैरेक्टर को ज़रा भी शूट नहीं करती थी। सबसे ज़्यादा डर तो अभिमन्यु को इस बात का था कि जब कभी भी उसके परिवार को उसके इस अंदाज के बारे में पता चलेगा तो वो उन लोगों को आखिर क्या ही जवाब देगा। वर्तमान में ज्योति जी अपने ख्यालों में ही गुम थी कि अचानक से ही उनका पैर साड़ी में फंस गया और वो अतीत की यादों से बाहर आ गई। वो बस गिरने ही वाली थी कि माहिरा ने जल्दी से दौड़कर उन्हें थामते हुए गिरने से रोक लिया था, और इस कारण उसके खुद के हाथों में रगड़ लग गई थी। दूसरी तरफ अपने कमरे में अनिशिया की तस्वीर के सामने बैठा अभिमन्यु उसकी गिफ्ट की हुई डायरी में कुछ लिख रहा था। कभी धूप कभी छांव, ये जिंदगी का भरमाया है। कोई छोड़ गया है सदा के लिए तो कोई सब कुछ छोड़ आया है, नहीं आसान यहाँ सुकून है जिंदगी बिताना सबके लिए कि कोई रोता है जिंदगी के लिए तो किसी ने जिंदगी को यूं ही गंवाया है। आना जाना तो दस्तूर जिंदगी है, मेरी जान जिया वही है जिसने इसका दिया हर गम खुशी खुशी अपनाया है। थॉट्स ऑफ द डे। अभी की आशी। अपने ख्यालों को अपनी डायरी में उतारने के बाद अभी अभिमन्यु अनिशिया की फोटो में उसके माथे को चूमते हुए उसे निहार ही रहा था कि तभी उसे बाहर से अपनी मां की आती हुई चीख सुनाई दी। तारांकन जारी। आखिर कैसे रिएक्ट करेगा अभिमन्यु माही को अपनी मां के साथ ऐसी हरकत करते देखकर? जानने के लिए पते रहिए कहानी के आने वाले भाग। 7 माहिरा की चेतावनी। अब तक आपने पढ़ा। अभिमन्यु अपने रूम में अनिशिया की तस्वीर के आगे बैठा था और तभी उसे उसकी मां की चीख सुनाई दी। अब आगे। जैसे वो अपने कमरे से बाहर निकला तो उसने सीढ़ियों के पास अपनी मां और माहिरा को खड़े देखा। माहिरा ने इस वक्त ज्योति जी को थामा हुआ था, लेकिन दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो माहिरा ज्योति जी को जानबूझकर सीढ़ियों से गिराने की कोशिश कर रही है। अभिमन्यु दौड़कर उन दोनों औरतों की तरफ आया और माहिरा को धकेलकर अपनी मां से दूर करते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी मां को हाथ लगाने की भी? माहिरा इतनी तेजी से धक्का लगने के कारण जाकर एक तरफ गिर गई और ज्योति जी ने अभिमन्यु को एक थप्पड़ लगाते हुए कहा, अभी ये क्या तरीका है किसी के साथ बिहेव करने का?
वो बेचारी ना जाने कब से तुम्हारी बदतमीजियां सहे जा रही है, तो क्या हर बार तुम अपनी हद ऐसे ही पार करते रहोगे? ज्योति जी इस वक्त बहुत गुस्से में थी और इसलिए अभिमन्यु ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपनी मां की बाहों पकड़ते हुए उन्हें एक तरफ ले जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन ज्योति जी ने उसका हाथ दूर झटक दिया और उससे दूर होकर कहा, खबरदार जो मुझे हाथ लगाया तो अब तुम मुझसे तब तक बात मत करना जब तक कि तुम माही से माफ़ी नहीं मांग लेते। लेकिन माँ, इसमें मेरी क्या गलती है? उल्टा मैंने तो आपको बचाया है, वरना इस लड़की ने आपको चोट पहुंचाने में तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी। अभिमन्यु ने इरिटेट होकर ज्योति जी से कहा। ये सुनकर ज्योति जी हंसते हुए अभिमन्यु का चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़ते हुए कहा, यही तो तुम गलत हो मेरे बच्चे, जरा अपना देखने का नजरिया चेंज करो। अगर अभी माहिरा ने मुझे बचाया ना होता ना तो मैं सीढ़ियों से गिरकर घायल हो गई होती। अरे मुझे बचाने के चक्कर में तो उस बेचारी के हाथ में भी चोट लग गई और तुम हो कि इसे ही दोष दिए जा रहे हो। लेकिन माँ, अभिमन्यु कुछ बोलने को हुआ पर ज्योति जी उसे हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, लेकिन कुछ नहीं अभय। अब मुझसे तभी बात करना जब अपने किए की माफ़ी तुम माहिरा से मांग लो। ज्योति जी लखड़ाते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई, लेकिन अभिमन्यु ने एक बार भी पलटकर माहिरा की ओर नहीं देखा और चुपचाप कमरे की ओर चला गया। माहिरा को अब भी मीरा के अंतिम संस्कार में जाने के सिवाय कुछ और सूझ ही नहीं रहा था। वो किसी तरह इस घर से निकलकर अपनी बहन को आखिरी विदाई देना चाहती थी, लेकिन अभिमन्यु से मिली धमकी के कारण वो घर से एक कदम भी बाहर निकाल पाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वो बस वहीं कॉरिडोर में घूमते हुए कोई चमत्कार होने का इंतजार ही कर रही थी जब अभिमन्यु 2 वीमेंस गार्ड को लेकर उसके पास आया और उन्हें ऑर्डर देकर कहा, इस लड़की ले जाकर बेसमेंट में बंद कर दो और हाँ, मेरे आ जाने तक ये यहाँ से निकलनी नहीं चाहिए। उन दोनों गार्ड्स ने अभिमन्यु की बात पर सर हिलाया और जबरदस्ती माहिरा को लेकर बेसमेंट की ओर चली गई। माहिरा लगातार उनसे खुद को छोड़ देने को कहती, लेकिन उन दोनों को तो जैसे उसकी आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही थी। उसके बाद अभिमन्यु अपनी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मुंबई जाने के लिए निकल गया। ज्योति जी और सुहासिनी जी लाचारी से बेचारी माहिरा के साथ ये सब होते हुए देख रही थीं। कल मीरा का अंतिम संस्कार होने वाला था और आज अभिमन्यु का इस तरह से मुंबई जाना उन दोनों को भी रास नहीं आ रहा था, लेकिन अभिमन्यु जैसे तानाशाह को रोकना उनके हाथ में ही नहीं था। उसे अगर इस घर में कोई रोक ही सकता था तो वो थे उसके पिता और छोटा भाई अर्जुन, जो कि पहले ही किसी अर्जेंट बिजनेस मीटिंग के लिए लंदन गए हुए थे। और रही बात उसके दादा की, तो वो अपने सत्संग में ही ज़्यादा लीन रहते थे और पिछले 2 दिन से वो वापस ही नहीं आए थे। अगले दिन सुबह माहिरा के घर पर अभी भी मातम का ही माहौल था और मीरा की आरती उठने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन अंजलि जी अभी भी इसी उम्मीद में थी कि माहिरा बस आती ही होगी। आयुषी जी उनके पास आई और कंधे पर हाथ रखते हुए दुखी होकर कहा, दीदी, मैं जानती हूँ कि आप माही का वेट कर रही हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि वो नहीं आ पाएगी? अगर उसे आना होता तो वो कब की यहाँ आ गई होती। ये सुनकर अंजलि जी का चेहरा मुरझा गया था। उन्होंने घर के एंट्रेंस की तरफ देखकर कहा, मैं मेरी माही को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो जरूर आएगी, तुम देख लेना। वो मीरा नहीं है जिसे उस कमीने ने इतनी आसानी से जलाकर मार दिया और वो मर भी गई। वो माहिरा है, माहिरा। मरने से पहले उसके खानदान के कितने लोगों को चिता वो खुद अपने हाथों से बना देगी, ये तो अभिमन्यु मेहरा कभी सोच भी नहीं पाएगा। तभी कौशल जी अंजलि जी को डांटते हुए बोले, अगर अपनी लाडली की राह तक ना हो गया हो तो हम मीरा की अर्थी उठा रहे हैं। अगर तुम्हारे इंतजार में रहे ना तो कल का दिन भी यूं ही निकल जाएगा। अंजलि जी को अपने पति पर बहुत गुस्सा आया और वो उन्हें जवाब देते हुए कहा, आपको बहुत पता है मेरी बेटी के बारे में। कौशल जी उनके मुंह से मेरी बेटी शब्द सुनकर चौंक गए और अंजलि जी की बाहम पकड़ते हुए कहा, क्या कहा तुमने, मेरी बेटी? इसका क्या मतलब हुआ? तुम जरा मुझे बताने का कष्ट करोगी क्या? ये सुनकर अंजलि जी बेरुखी से बोली, इसका एक ही मतलब है कि वो आपकी बेटी नहीं है। अगर होती ना तो उसके गुनाहगार को सजा दिलाने के लिए आप जमीन आसमान एक कर देते, लेकिन नहीं, आप तो उल्टा उसके कातिल के सामने सर झुकाए खड़े रहे बस। नहीं तो और मैं क्या करता, तुम ही बताओ। तुम क्या चाहती हो कि मीरा की गलती की वजह से अपने पूरे परिवार को खत्म होते हुए देखता? कौशल जी ने नाराज होकर कहा, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है पापा कि वो हमारे परिवार को इतनी आसानी से खत्म कर सके। अंजलि जी और कौशल जी की लड़ाई के बीच माहिरा की मजबूत आवाज वहां गूंजी। इस वक्त अंजलि जी के साथ साथ पूरा घर माहिरा को यहां देखकर सन रह गया। आयुषी जी दौड़कर माहिरा की तरफ गई और उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए पूछा, माही तू आ गई बेटा? लेकिन कैसे? अभिमन्यु ने तुझे यहां आने कैसे दिया? माहिरा ने उनके दोनों हाथों को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, एसीपी माहिरा कोई शीशे की गुड़िया नहीं है मासी, जिसे वो अभिमन्यु मेहरा जहां चाहे वहां रखेगा और वो रह जाएगी। बल्कि एसीपी माहिरा एक ऐसी बिन बुलाई मुसीबत है जिसे आपने एक बार गले से लगा लिया तो ताउम्र के लिए वो आपके गले का फांस बन जाएगी। उसके बाद माहिरा ने एक नज़र मीरा को देखा तो उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन अगले ही पल उसने भावनाओं को संयत करते हुए कहा, मीरा दी का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाजों से होगा। जिसने उनकी मांग भरी थी वही उनकी चिता को मुखाग्नि भी देगा।
आप लोग दी को लेकर शमशान चलिए, वहां आपके पूजनीय दामाद अपने खानदान के साथ पहले ही दी के अंतिम संस्कार के लिए पहुंच गए हैं। माहिरा जब सबसे अपनी बात कह ही रही थी कि उसी बीच अंजलि जी की नज़र उसकी बाहम में लगी चोट पर गई, तो उन्होंने माहिरा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, और ये सब करने में तुम्हें किन बदसलूकियों से गुजरना पड़ा होगा, वो मैं तुम्हारा ये घाव देखकर अंदाजा लगा सकती हूँ। इस पर माहिरा ने मुस्कुराकर कहा, अगर अपने परिवार के लिए मुझे ऐसी बदसलूकी से हर बार गुजरना पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मैं किसी को भी अपने परिवार से सितम करने तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी। अंजलि जी को अपनी बेटी के दृढ़ इरादे पर बहुत गर्व तो हुआ, लेकिन उसकी बाहम में लगी चोट देखकर उनका दिल बैठ गया था। जल्द ही मीरा की अर्थी पर शमशान ले जाया गया। जब खन्ना परिवार वहां पहुंचे तो सामने का नज़ारा देखकर तो वो लोग खुद भी दंग रह गए, क्योंकि वहां और कोई नहीं बल्कि खुद अभिमन्यु खड़ा था, वो भी पूरे मेहरा खानदान के साथ। बस वहां पर अगर कोई नहीं था तो वो थे अभिमन्यु के पिता चिराग जी और उसका छोटा भाई अर्जुन। माहिरा की कही बात बिल्कुल सच साबित हुई थी। अभिमन्यु वहां वाकई में अपने खानदान के साथ पहले से मौजूद था। अभिमन्यु माहिरा को ही बुरी तरह से घूरे जा रहा था, लेकिन माहिरा ने एक बार भी उसकी तरफ देखना तक जरूरी नहीं समझा और अपनी रोती बिलखती मां को चुप कराने में ही लगी रही। बस अभिमन्यु का चेहरा देखकर ही कोई भी उसके गुस्से का अंदाजा लगा सकता था, क्योंकि आज पहली बार किसी ने अभिमन्यु की इच्छा के विरुद्ध उससे वो काम करवा लिया था जो वो मरते मर भी जाता तो भी ना करता। अभिमन्यु के दादा उसके पास आए और भारी मन से बोले, अभी मेरे बच्चे, अब और तकलीफ ना दो बहू की मिट्टी को। कब तक इस तरह से बुत बने खड़े रहोगे? अभिमन्यु इस वक्त चाहकर भी कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि देशभर की मीडिया और काफ़ी नामी लोग भी इस तरह से उसकी पत्नी के मरने की खबर सुनकर वहां पहुंच चुके थे, और सबके बीच वो अपनी असलियत तो किसी भी कीमत पर नहीं लाना चाहता था। सबसे ज़्यादा तो उसे ये देखकर हैरानी हो रही थी कि वो तो हर पल ही माहिरा पर नज़र रखे हुए था, तो फिर कब उसकी नाक से नीचे से वो इतना बड़ा खेल खेलने में कामयाब हो गई थी। वहां आए सभी लोग इस दुख की घड़ी में अभिमन्यु को हौसला रखने का दिलासा दे रहे थे, जबकि अभिमन्यु तो मन ही मन माहिरा को भी चिता पर लेटाने का प्लान बनाने में लगा हुआ था। अभी मीरा के अंतिम संस्कार की रीत शुरू हुई ही थी कि जैगुआ आकर उसी शमशान के बाहर रुकी और उसमें से एक लड़की धड़धड़ाते हुए बाहर आई और जल्दी से चलकर अभिमन्यु की ही तरफ आने लगी। उस लड़की को कुछ अजीब से इमोशंस अपने चेहरे पर लेकर अभिमन्यु की तरफ आते देख माहिरा ने पास खड़ी अभिमन्यु की मां ज्योति जी से पूछा, आंटी ये कौन है? और कौन होगा? हमारी सारी मुसीबतों की जड़ और उस किन्ना अनिशिया की छोटी बहन तन्वी है। इसी ने उस अनिशिया के मरने के बाद हमारे अभय का दिमाग इस हद तक खराब कर दिया कि उसने बेचारी तुम्हारी बहन को जान से ही मार दिया। ये सुनने के बाद माहिरा जाकर जल्दी से तन्वी के रास्ते में खड़ी हो गई, जिससे तन्वी इस वक्त तो चाहकर भी अभिमन्यु के पास ना जा पाए और यहाँ कोई बखेड़ा ना खड़ा हो। तन्वी ने जलती लौसी अपनी आंखों से माहिरा की तरफ देखने लगी तो माहिरा ने उसके कान के पास जाकर कहा, देखो एक बात जान लो, यहाँ पर तुम्हारी बहन के साथ क्या हुआ क्या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि मेरी बहन और माँ का बेशकी इन सब से कोई लेना देना ही नहीं होगा। इसलिए यहाँ मेरी दी के अंतिम संस्कार में कोई बखेड़ा खड़ा करने के बारे में तो सोचना भी मत। और अगर तुमने ऐसा करने की यहाँ कोशिश भी की तो अगर मैं इस घमंडी इंसान को मजबूर करके अपनी बहन की चिता को आग देने के लिए यहाँ ला सकती हूँ ना, तो मैं तुम्हारे साथ और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो जाओ जाकर इज्जत से एक साइड में खड़ी हो जाओ, वरना तुम्हारी इज्जत अफजाई करने में मुझे ज़रा भी वक्त नहीं लगने वाला। वो कहते हैं ना पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी, तो बस समझ जाओ कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। माहिरा की ये धमकी सुनकर फिलहाल के लिए तन्वी को पीछे हटना पड़ रहा था, लेकिन पीछे हटते हुए उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस थे उन्हें देखकर माहिरा को समझ में आ रहा था कि ये लड़की एक ऐसी मुसीबत है जो ना निली जाएगी ना उगली जाएगी। जबकि दूर खड़ा अभिमन्यु माहिरा को तन्वी के कानों में कुछ कहते हुए देख सकता था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त वो माहिरा को उसकी औकात कैसे याद दिलाए, और सबसे जरूरी बात कि आखिर उसने किस तरह से उसके पिता से कांटेक्ट करके उसके सारे किए कराए पर पानी फेर दिया था, क्योंकि इसे तो उसने बेसमेंट में लॉक करवा दिया था ना। तारांकन जारी। आखिर किसने की माहिरा की मदद? अब आगे जा करेगा अभिमन्यु माही को सबक सिखाने के लिए? और क्या है तन्वी के प्लान्स? क्यों आई है वो अचानक से मीरा के अंतिम संस्कार में? जानने के लिए पते रहिए कहानी के आने वाले भाग। चैट माहिरा मीरा की तरह कमजोर नहीं। जल्द ही मीरा का अंतिम संस्कार कार्यक्रम समाप्त हुआ। मीरा को अभिमन्यु की सुहागन की तरह पूरी इज्जत और सम्मान के साथ इस दुनिया से विदा किया गया। दिल्ली की मीडिया में एक बार फिर चर्चा गर्म थी। पहले अभिमन्यु की तथाकथित गर्लफ्रेंड अनिशिया मौत, और अब शादी की दूसरी रात ही उसकी पत्नी मीरा की जलकर मौत। इन दोनों मौतों में काफ़ी बातें सिमिलर थी, जैसे कि अभिमन्यु एक का होने वाला पति था तो एक का हो चुका पति था। दोनों ही एक ही तरह से जलकर मरी थी और दोनों से ही जुड़ा कोई भी विवाद किसी को पता तक नहीं था। जहां अनिशिया एक जर्नलिस्ट थी तो वहीं मीरा एक कॉलेज में फिजिक्स की प्रोफेसर। मेहरा खानदान मीरा खन्ना के खानदान को सालों से जानता था और दोनों ही फैमिलीज के आपस में रिलेशन भी बहुत अच्छे थे। इन सब में बस अनिशिया ही थी जो काफ़ी दूर की थी। कोई कहता कि इन सब मौतों के पीछे मेहरा खानदान की कोई बड़ी साजिश हो सकती है, लेकिन उनमें से किसी में भी कभी इतनी हिम्मत नहीं रही कि वो ये सब खुलकर मीडिया के सामने कह सके।
लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा फायदा अगर किसी को हुआ तो वो थे अभिमन्यु के विद्रोही और उसके साथी साइंटिस्ट, जिन्हें अभिमन्यु और उसकी रिसर्च दोनों से ही सख्त नफरत थी, और हो भी क्यों ना। वो लोग इस फील्ड में लंबे समय से थे, लेकिन अभिमन्यु, वो तो आते ही छा गया था। दुनिया उसे जहां एक महान बिजनेसमैन के तौर पर जानती थी, जिसकी बदौलत उनके घर के चूल्हे जलते थे, तो काली दुनिया में लोग उसे शैतान के नाम से भी जानते थे, जो कि अपना धंधा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। शायद ये भी एक वजह रही थी उसके कम समय में ही इतना ज़्यादा पॉपुलर हो जाने में। मीरा का क्रियाक्रम करके आने के बाद अभिमन्यु अभी तक अपने बाथरूम से बाहर नहीं आया था। पहली बार किसी ने उसके अहम को इतनी बुरी तरह से ठेस पहुंचाई थी। जब काफ़ी देर बाद अभिमन्यु फाइनली बाथरूम से बाहर आया तो तन्वी उसके बेडरूम में उसी का इंतजार कर रही थी। उसके बाहर आते ही वो अभिमन्यु पर बरसना शुरू कर दिया। तन्वी ने नाराज होते हुए अभिमन्यु से कहा, आपने वादा किया था कि आप उस मीरा की लाश को हाथ तक नहीं लगाएंगे, लेकिन आप तो उसका पूरा क्रियाक्रम ही करके आ गए और अंत समय में आपने उसकी मांग तक भर दी। आप शायद भूल गए, लेकिन मैं नहीं भूली हूँ मिस्टर मेहरा, कि मेरी बहन अपनी मांग में आपके नाम का सिंदूर भरने की चाह रखते हुए मर गई, और उस वक्त भी जब उसका अंतिम संस्कार हो रहा था तब आप किसी और की मांग में उसके हिस्से का सिंदूर डाल रहे थे, और मेरी बहन को बेइज्जत ही इस दुनिया से जाना पड़ा, और जिसे असल में बेइज्जत होना चाहिए था वो आज भी सारे जमाने के सामने बहुत ही इज्जत और मान सम्मान के साथ विदा की गई। मुझे समझ में नहीं आता मिस्टर मेहरा, ये पूरी दुनिया जो आपको इतना इज्जतदार पावरफुल इंसान कहती है, वो महज कोरी बकवास है और कुछ नहीं है। तो अब भी आप अपने माता पिता की उंगली पकड़कर चलने वाले उनके छोटे से बेटे ही ना, जो आज भी इतना छोटा है कि उसके माता पिता ने उसकी गर्लफ्रेंड से हो रही उसकी शादी तोड़कर किसी और से करवा दी, और वो कुछ करना तो दूर कुछ कह भी नहीं पाया। ये सब सुनकर अभिमन्यु को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अगर इस वक्त उस जगह अनिशिया की छोटी बहन की जगह कोई और खड़ा होता ना, तो निश्चित ही अभिमन्यु उसकी गर्दन तोड़ चुका होता। फिलहाल तो वो अपने हाथ में पकड़े हेयर ड्रायर को धोने में बिजी था। जब काफ़ी देर तक भी अभिमन्यु ने तन्वी को कोई जवाब नहीं दिया तो तन्वी को और हौसला बढ़, और वो अकड़ चलते हुए अभिमन्यु के सामने गई कर अपना हक जताने और हिम्मत दिखाने के लिए उसने अभिमन्यु की कॉलर पकड़कर कहने लगी, अब तुम्हें साबित करना होगा अभिमन्यु मेहरा कि तुम कितने हिम्मत वाले हो या नहीं, और इसके लिए तुम्हें इस माहिरा को ख़त्म करना होगा, वो भी आज ही की रात। लेकिन क्योंकि तन्वी ने अभिमन्यु पर हक जताने के नशे में उसकी इज्जत उसकी कॉलर पकड़ ली थी, तो अभिमन्यु का दिमाग एकदम से ही सन रह गया था, और उसने आव देखा ना ताव तन्वी को खुद से दूर फेंक दिया। तन्वी इतनी जोर से जाकर गिरी कि उसके सर में बेड का कोना लग गया और माथे से खून निकल आया। अभिमन्यु इससे पहले कि अपनी हरकत पर रिएक्ट भी कर पाता कि उससे पहले ही दरवाजे से लगकर खड़ी माहिरा सीटी बजाते हुए अंदर आई और तन्वी के सामने खड़ी होकर बोली, तो मिस तन्वी बत्रा, आपको अब इज्जत और बेइज्जती का मतलब समझ में आ ही गया होगा ना, और तुम ये भी समझ गई होंगी कि ये असल में उसी को मिलती है जो इसे डिजर्व करता है, ये हर अरे गहरे को नसीब नहीं होती। तन्वी गुस्से में माहिरा को थप्पड़ मारने को हुई, लेकिन माहिरा ने तन्वी का हाथ पकड़कर मरोड़ दिया और कहा, मुझ पर हाथ उठाने की गलती मत करना तन्वी, क्योंकि तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि जिसके दम पर तुम इतना उछल रही हो ना, फिलहाल तो मैंने उसकी भी बजा रखी है, तो ज़्यादा इतराओ मत, जल्दी से यहाँ से दफ़ा हो जाओ, क्योंकि अगर मैंने सीनियर मेहरा को यहाँ बुला लिया ना, तो उनकी परमिशन के बिना तुम्हारे इस घर में आने पर तुम्हारे इस प्यारे से दोस्त अभिमन्यु मेहरा का क्या होगा वो तुम लोग खुद देख लेना। अभिमन्यु तन्वी को धमकाती माहिरा का चेहरा बहुत गौर से देखते हुए मन ही मन सोच रहा था कि आखिर इसे कैसे पता चल गया कि अगर वो उसके पिता चिराग को इन सब में इन्वॉल्व करेगी तो अभिमन्यु उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसके बाद अभिमन्यु ने एक गहरी सांस ली और सोचने लगा, अब जो होना था सो हो गया, लेकिन उसे अब पहले उस भेदिये का पता लगाना था जिसने इस भीगी बिल्ली की मदद करके इसे शेरनी की तरह दहाना सिखा दिया था। अभिमन्यु जल्दी से तन्वी के पास गया और उसका हाथ पकड़कर खड़ा करते हुए उससे कहा, अभी के लिए तुम यहाँ से जाओ तन्वी, हम बाद में सोचेंगे कि इसका क्या करना है। तन्वी माहिरा से इतना चिढ़ गई थी कि वो लगभग अभिमन्यु पर चिल्लाते हुए कहा, बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं। उसे इस तरह चिल्लाते देखकर अभिमन्यु उसे खींचता हुआ खिकी के पास ले गया और उसका मुंह दबाते हुए उससे कहा, क्योंकि ये मीरा की तरह कमज़ोर नहीं, और दूसरी बात, अगली बार मुझ पर इस तरह चिल्लाने की गलती मत करना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम अनिशिया की बहन हो। उसके बाद अभिमन्यु ने उसे खिकी से बाहर धक्का दे दिया, जबकि उसके पीछे खड़ी माहिरा बहुत ही घमंड से हाथ बांधे खड़ी मुस्कुरा रही थी। तन्वी के वहां से जाने के बाद अभिमन्यु एक गहरी सांस लेते हुए माहिरा की तरफ मुड़ गया और उसके कंधे कसकर पकड़ते हुए कहा, क्या तुम्हें अपनी आज़ादी प्यारी नहीं है? मेरे खानदान के यहाँ होने का फ़ायदा नहीं उठाओगी तुम? जाओ, भागो यहाँ से, भागो मुझसे दूर और दूर, पर बस तब तक के लिए जब तक कि तुम्हारी बहन की मौत का मातम बनाने का ये ड्रामा ख़त्म नहीं हो जाता। उसके बाद ना तो ये लोग यहाँ होंगे और ना ही तुम इस तरह आज़ाद घूम रही होंगी। तो अभी के लिए दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वरना पता नहीं मैं इस बंद कमरे में तुम्हारे साथ क्या कर जाऊँ। माहिरा अभिमन्यु की धमकी के बाद भी वहां से 1 इंच तक नहीं हिली और वहीं खड़े खड़े मुस्कुराते हुए उसने अभिमन्यु से कहा, तो करो ना, क्या करना चाहते हो तुम? अभिमन्यु ने माहिरा की तरफ नज़रें उठाकर देखा तो ये लड़की उसे सीधे सीधे ललकारने की हिम्मत कर रही थी।
क्या सच में उसे अपनी जान जरा भी प्यारी नहीं थी? माहिरा का ये अक्खड़ रवैया अभिमन्यु को और भी ज्यादा चिढ़ा रहा था। ना जाने इस पल में उसे क्या ही हुआ कि उसने माहिरा का चेहरा दोनों हाथों से कसकर पकड़ा और उसे उसकी जगह से थोड़ा ऊपर उठा दिया और जल्दी से उसे किस करके दूर उसे एक तरफ धकेलकर मुस्कुराने लगा। माहिरा को यही तो चाहिए था। उसने अभिमन्यु को और भी बुरी तरह से अपनी बाहों में भर लिया और बदले में वो भी उसे किस करने लगी। अभिमन्यु उसका ये रूप देखकर हैरान रह गया था। उसने तो सोचा था कि आज वो इस तरह यहाँ पर माहिरा को किस करके उसे इंसल्ट करेगा और चार बातें सुनाएगा, लेकिन उसकी उम्मीद के विपरीत अब तो उसे खुद ही इंसल्ट और धोखे जैसा फील हो रहा था। उसे लगने लगा था कि उसने अनिशिया के साथ किया अपना वादा तोड़ दिया है और आज उसने पहली बार किसी और लड़की को छू लिया है। उसने गुस्से में माहिरा को खींचते हुए खुद से अलग किया और एक तरफ हट गया। माहिरा की सांसें भी अब तक फूलने लगी थी और इसलिए अभिमन्यु से अलग होते ही वो जोर जोर से सांस लेने लगी। जब वो कुछ नॉर्मल हुई तो एक लंबी चौड़ी स्माइल के साथ उसने अभिमन्यु से कहा, क्या हुआ? अब ये नहीं चाहिए महान मिस्टर मेहरा को? अभी तो बड़ी शिद्दत से चूम रहे थे वो मुझे। एक मिनट, कहीं मिस्टर मेहरा को अपनी अनिशिया को दिया वादा याद तो नहीं आ गया कि वो उसके सिवा किसी लड़की को हाथ नहीं लगाएंगे? उफ, अब क्या होगा, क्योंकि जनाब आपकी भीष्म प्रतिज्ञा मैंने भंग कर दी है। अभिमन्यु ने इतना सुनते ही माहिरा की गर्दन पकड़ ली और उसे हल्के से दबाते हुए कहा, आशी का नाम तो तुम गलती से भी अपनी गंदी जुबान पर मत लाना, वरना मेरी बेचारी आशी अपवित्र हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। तो फिर तुम उसका नाम कैसे ले सकते हो मिस्टर मेहरा? माहिरा ने पलटवार किया तो अभिमन्यु को समझ में नहीं आया। तो माहिरा ने एक बार फिर से अपनी बात समझाते हुए कहा, मेरा मतलब है कि अभी थोड़ी देर पहले तुमने खुद ही तो अपनी पवित्र जुबान मेरी अपवित्र जुबान से मिलाई थी, तो हो गई ना तुम्हारी जुबान भी अपवित्र। अब अगर तुम इस जुबान से अपनी आशी का नाम लोगे तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो बेचारी अपवित्र हो जाएगी? ये सुनकर अभिमन्यु का हाथ माहिरा की गर्दन से हट गया और उसने एक जोरदार पंच गुस्से में दीवार में दे मारा और उसके बाद माहिरा को धमकाते हुए कहा, लिशन, मेरे सामने ज़्यादा होशियारी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रही बात मेरी जुबान के अपवित्र होने की तो मैं उसे पवित्र भी कर ही लूँगा, लेकिन दोबारा मेरी आशी का नाम अपनी जुबान पर मत लाना। देखिए, आपने अभी तक अपनी जुबान पवित्र नहीं की और आप अनिशिया का नाम फिर से पुकारने लगे। माहिरा अभिमन्यु को चिढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। उसकी बात सुनकर अभिमन्यु उसकी तरफ बढ़ा तो माहिरा जल्दी से पीछे हटते हुए फिर से उसे चिढ़ाते कहा, अभी तो आपका भी मुँह पवित्र है ना, तो आपको भी अपनी अनिशिया का नाम नहीं लेना चाहिए था, लेकिन आप लेकर उसे गंदा कर ही रहे थे तो मैंने सोचा मैं भी ले लूँ और बाद में तो आप एक साथ ही पवित्र कर ही देंगे ना सब कुछ। माहिरा जानबूझकर बार बार अनिशिया का नाम जोर देकर ले रही थी और इसी बात से अभिमन्यु बहुत ज़्यादा चिढ़ भी गया था। वो अनिशिया के पीछे उसे सबक सिखाने के लिए भागा और माहिरा मेन गेट की तरफ भागी, लेकिन उसके दरवाजे के बाहर निकलने से पहले ही अभिमन्यु ने उसके बालों को पकड़ लिया था। अभी वो माहिरा को खींचकर वापस अपनी तरफ लाता कि उससे पहले ही कमरे का दरवाजा बाहर की तरफ से खुल गया और अभिमन्यु के पिता और छोटा भाई अर्जुन अंदर आ गए। ये देखकर अभिमन्यु ने झटके से माहिरा के बालों से अपना हाथ हटा लिया, लेकिन तब तक चिराग जी की नज़र उसकी हरकत पर पड़ चुकी थी। उन्होंने अभिमन्यु पर हल्का गुस्सा करते हुए कहा, अभय, बिहेव योरसेल्फ। ये आखिर किस तरह का बर्ताव कर रहे थे तुम माहिरा के साथ? तुमसे तो मुझे इस तरह की हरकत की उम्मीद नहीं थी। अभिमन्यु ने अपने पिता की डांट सुनकर अपना सर झुका लिया तो माहिरा उसका पक्ष लेते हुए बोली, नहीं अंकल, आप प्लीज़ जीजू को मत डांटिए, क्योंकि इन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। अब देखिए, अभी 2 दिन पहले ही तो इनकी शादी हुई थी ना, और कल इनकी होने वाली दुल्हन की मौत हो गई। जीजू ना थोड़े सदमे में थे तो मैं बस इनका मूड हल्का करने की कोशिश कर रही थी ताकि इन्हें दुख ना हो, ये ज़्यादा रोए नहीं। पर शायद मैंने इन्हें कुछ ज़्यादा ही इरिटेट कर दिया। तारांकन जारी। आखिर क्यों छुपाया है माही ने चिराग जी से अपनी शादी का सच? क्या होगा जब उनके सामने आएगी माही और अभिमन्यु के रिश्ते की सच्चाई?